Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hassan Miliban. Today we're going to talk about introduction to statistics. Stat 400 का कोर्स कोड है। तो इसके अंदर पहले स्टैटिस्टिक्स इज अ वे टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। डाटा वो होता है जो सिंपल आपको बस कुछ वैल्यूज आ गई, कुछ भी फिगर्स आ गए, कोई अल्फाबेटिकल फॉर्म में फिगर्स आ गए। जस्ट आप बस कुछ है, कोई बात है, ठीक है। आप उसको जब इंटरप्रेट करते हो, जब आप उसको समझते हो कि इस बात का मतलब क्या है, तो उसको आप क्या कहते हो, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फर्ज कर लो जैसे आपके पास चार लेटर आ गए, एल, आई और ए। तीन लेटर आ गए, एल, आई और ए, ठीक है। तो ये तीन आपके पास लेटर आ गए, आपने इनको अरेंज किया और फाइंड आउट किया कि ए एल आई या एल आई एल लिया बनता है। तो एल, आई और ए अलग अलग क्या थे, डाटा। और जब इनको आपने कंबाइन किया या इनका मतलब फाइंड आउट किया तो वो बना लिया, या ए एल आई किया तो अली बना। तो जब अली बना तो दैट विल बी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब डाटा जैसे वो कहते हैं फैक्ट्स, स्पेशली न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो कहता है कि कोई भी फैक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जो कि स्पेसिफिकली किस लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, किसी को रेफरेंस के लिए, रेफरेंस हमारा जैसे स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, या फिर उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। इंफॉर्मेशन जो है दैट इज कम्युनिकेटेड कंसर्निंग सम पर्टिकुलर फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स को मिला के एक जो बात बनती है उसको आप क्या कहते हो, इंफॉर्मेशन। क्या फैक्ट्स हो सकते हैं डाटा आपने, अब डाटा क्या क्या हो सकता है, जी, हाइट, जो एग्रीकल्चर निस्टेट के बच्चों की, एचएनडी के बच्चों की जो है ना, आईक्यू लेवल जो है वो फर्ज कर लो 110 है, ठीक है। 110 आईक्यू लेवल तीन चार लोगों का आया, ठीक है। उन्होंने देखा कि अच्छा जी, इनकी सीजी पे भी इस बाकी डिपार्टमेंट के इस पे इनकी सीजी पे भी ज्यादा है। ये दूसरा डाटा आ गया। तीसरा उन्होंने इस तरह एक और चेक किया, तो एट द एंड वो क्या करेंगे कि वो इंफॉर्मेशन इशू की बेस पे क्या बनाएंगे कि बेस्ड ऑन दिस डाटा वी कैन से कि जो निफ्सेट के बच्चे हैं या एचएनडी के बच्चे हैं वो ज़हीन होते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में जब आप बात करते हो, तो अब ये जो मैंने फाइनल लाइन दी है दैट इज इंफॉर्मेशन, और उससे पहले जो हमारे पास पॉइंट थे वो था डाटा, ठीक है। वाई स्टडी स्टैटिस्टिक्स, ये वैसे वैसे इतनी कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है, आगे चलते हैं। और ब्रीफ हिस्ट्री के अंदर कहता है कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला, जिसका मतलब स्टेट है। अर्ली यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व कंपाइलेशन ऑफ डाटा एंड ग्राफ डिस्क्राइबिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्टेट और कंट्री। 1662 में जॉन ग्रांट ने इसको पब्लिश किया। यार ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे आ जाओ। स्टैटिस्टिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड फॉर प्लानिंग एक्सपेरिमेंट ऑब्टेनिंग डाटा एंड देन प्रोसेसिंग समराइजिंग presenting, analyzing, interpreting, and drawing scientific conclusion based on the under data under uncertain conditions। तो बेसिकली इसके अंदर कहते हैं कि पहले, सबसे पहले क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स। स्टैटिस्टिक्स एक चीज नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड फॉर प्लानिंग। सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट को प्लान करते हो, जब प्लान कर लेते हो उसके बाद आप डाटा ऑब्टेन करते हो। मतलब आप सर्वे किया, आपने एक्सपेरिमेंट प्लान किया कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, उसके बाद आप लोगों के पास गए तो आपने डाटा ऑब्टेन किया। देन प्रोसेसिंग, अब उस डाटा को प्रोसेस किया। जब डाटा आपने ले लिया उसके बाद उसको प्रोसेस किया, समराइज, समरी दी कि क्या मेरे डाटा का मतलब, उसके बाद प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ पब्लिक और इन फ्रंट ऑफ सम स्टेक होल्डर लाइक गवर्नमेंट के सामने आपने प्रेजेंट किया कि इस एरिया का ये वाला सीन है, इसका ओवरऑल स्टेटस ये है, समरी दे दी, ताकि वो उसके मुताबिक जो एक्शन ले सकें। और एनालाइजिंग और फाइनली उसको रिव्यू करना है, ठीक है। तो ये सारे मेथड जो है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, जो फाइनल उसका जो एक रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करना है, ड्राइंग साइंटिफिक कंक्लूजन बेस्ड ऑन द डाटा, ठीक है। तो आपने प्रेजेंट किया, एनालिसिस किया, उसके बाद इंटरप्रेट करते हुए उसकी फाइनल कंक्लूजन निकाली कि ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया है अनसर्टेन कंडीशन में, अनसर्टेन कंडीशन में मुराद है कि जो वेरी कर रही हो, ठीक है। नॉर्म एक ही जैसी कंडीशन नहीं हो, एक ही जैसी कंडीशन में तो डाटा सिंपल आ गया। ये एक ही जहाँ मामला ठीक है, सारा कुछ ठीक है, तो वहाँ कोई इशू नहीं है। जहाँ अनसर्टेन कंडीशन आ रही हैं वहाँ पे आप डाटा को कलेक्ट करते हो, उसके बाद उसके ये चारों सारे स्टेप्स जो है वो पूरे करते हो। प्लान करते हो एक्सपेरिमेंट को, उसके बाद डाटा ऑब्टेन करके प्रोसेस करके समराइज करते हो, प्रेजेंट करते हो, एनालाइज, इंटरप्रेट और साइंटिफिक कंक्लूजन जो है उसके बाद उस बेस पर ड्रॉ किए जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट विच डील विद द वेरिएबिलिटी। नो टू ऑब्जेक्ट्स इन अ यूनिवर्स आर एग्जैक्टली अलाइक, इफ दे वर दे कुड हैव बीन नो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। तो स्टैटिस्टिक्स वही मेरी बात अनसर्टेन कंडीशंस वाली, कि जहाँ वेरिएबिलिटी आएगी, जहाँ डिफरेंस आएगा, जहाँ चीज़ों के दरमियान फर्क आएगा, ओनली देयर विल बी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगर दुनिया के अंदर सारी चीजें एक जैसी हो जाएंगी तो देयर विल बी नो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इट आल्सो डील विद अनसर्टेनिटी एज एवरी प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑब्जर्वेशन वेदर कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड इन्वॉल्व डेफिशिएंसी और चांस वेरिएशन। तो कहते हैं कि इसके अलावा ये डाटा कलेक्शन के अंदर
वेरिएशन से भी डील करता है, अनसर्टेनिटी से बेसिकली डील करता है। अनसर्टेनिटी कहते हैं कि चांसेस ऑफ एरर। अनसर्टेन का मतलब होता है लाजमी, जो पक्की तकी बात है, ठीक है। लेकिन अनसर्टेन का मतलब होगा कि जो कंफ्यूजन काज कर सकती है। तो वो कहता है कि अनसर्टेनिटी जो है उसको भी डील आउट करता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बिलीव करती है कि हर स्टेप में, हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर आ सकता है, तो उस एरर को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। दिस इज वाई वी हैव टू टॉक इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंस द inferences which are made about the population on the basis of sample evidence cannot be absolutely certain। तो कहते हैं कि इस वजह से हमें प्रोबेबिलिटी की बात करनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेसिकली, इन टर्म्स ऑफ लाइक कि कहा जा सकता है, या अबाउट का लफ्ज लगा के ना, अबाउट ऑल ऑफ द पीपल। अब इसका मतलब है कि सारे के सारे नहीं, कुछ उसमें से रेयर केस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं एक प्रोबेबिलिटी दी जाती है कि इस तरह हो सकता है, ज्यादा चांसेस इस चीज के हैं, ठीक है। तो जिस तरह, क्योंकि क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारी पॉपुलेशन को आप ऑब्जर्व नहीं करते, आप उनमें से कुछ एक सैंपल को ऑब्जर्व करते हो और उसकी बेस पर पूरी पॉपुलेशन को असेस कर लेते हो। अब फर्ज कर लो आपने 100 लोगों का, 1,000 लोगों की पॉपुलेशन थी, आपने उसमें से 100 लोग लिए, उन 100 लोगों का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया, ठीक है। अब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो 100 में से 80 का ज्यादा आ गया, तो आपने कहा जी 80% जो पॉपुलेशन है ना, ये वाली, यानी कि वो हाई कोलेस्ट्रॉल वाली है, यानी कि 800 कह दिए। अब इसमें स्टिल डाउट है, हो सकता है जो आपने 80 लिए थे वही सारे हों, मतलब वो हों, और उनके साथ थोड़े बहुत और होते हाई कोलेस्ट्रॉल वाले, ठीक है। तो आप तो जनरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हो ना, ओवरऑल थोड़े सैंपल सैंपल साइज छोटा होता है, ठीक है। उसकी बेस पर पूरी पॉपुलेशन का एक असेसमेंट देते हो कि ये पूरी पॉपुलेशन का ये स्टेटस है। जिस तरह एनएनएस है हमारा, एनीमिया की रिपोर्ट देता है, तो आपके तो नहीं ना टेस्ट हुआ आयरन का, आपको कभी हुआ, और कोई आप में से किसी ने, यानी कि एविडेंट हो गया जनाब 2018 के जो एनएनएस आया था, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, उससे पहले हमारे को टेस्ट हुए थे, नहीं हुए थे, ठीक है। तो फिर कैसे उन्होंने पूरे पाकिस्तान का डाटा दे दिया, तो उन्होंने सैंपल लिया था, ठीक है। बीच में से कुछ लोगों को चूज करते हैं, उनको असेस करते हैं, उसकी बेस पे एक कंक्लूजन देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप, अगर वो कह देते हैं कि 100% अनिमिक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी लाजमी होंगे। तो देयर आर चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी, तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी दी जाती है, ठीक है। पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, अच्छा फर्क है। पॉपुलेशन और सैंपल के अंदर जो है, पॉपुलेशन को आप जो है पैरामीटर कहते हैं, इसके जो इसकी जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और जो अगर सैंपल को आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी स्टेटिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। पैरामीटर के अंदर इसमें ये साइन भी दिए हुए हैं म्यू का, ठीक है। गैमा है ये, ठीक है। तो ये डिफरेंट उसमें साइन दिए हुए हैं, और स्टेटिस्टिक ये इंटर होते हुए, जब मीटिंग में इंटर होते हैं सबसे पहले अपन माइक चेक किया करें। अच्छा एक चीज और है, वो ये ध्यान रखनी है कि देखिए, इन जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स होते हैं, इनको आप डिनोट करते हो बाय लैटिन लेटर्स, लेकिन जो सैंपल के होते हैं स्टैटिस्टिक्स, उनको आप एबीसी, यानी कि जनरल जो अल्फाबेट है उससे शो करते हो। अब पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन से मुराद है कि जिनके मुतालिक आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे उकाड़ा की अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं, या फैसलाबाद की पॉपुलेशन की बात करते हैं, कि फैसलाबाद के अंदर हमने चेक करना है कि डायबिटीज कितनी फैली हुई है, तो सारा ही की सारी फैसलाबाद की पॉपुलेशन हमारी क्या है, पॉपुलेशन है। सैंपल क्या है, अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, ये उस पॉपुलेशन में से एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है। रिप्रेजेंटेटिव पार्ट क्या होता है कि अगर एक फैसलाबाद है, तो फैसलाबाद में मुख्तलिफ इलाकों से 20 30 40 फर्ज कर लो लोग ले लिए हमने, ठीक है, जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेड है। ट्रू रिप्रेजेंटेड में ज्यादा कि उनका जो क्योंकि हमने डिफरेंटली लिया ना, तो हम क्या करेंगे, इन 40 को देखेंगे, इन 40 में से जितनों को डायबिटीज हुई होगी उसी बेस पे पूरी पॉपुलेशन का बता देंगे कि ओवरऑल पॉपुलेशन में इतने परसेंट जो है वो डायबिटीज फैली हुई है। तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है, यानी कि एक सैंपल जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव से मुराद ये होता है कि वो एक्चुअली उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ये ना हो कि वो जिस तरह आप कह सकते हो ना कि वैसे चीनी चीनी खा रहा हो, आप उसको पकड़ के टेस्ट करें, उसको डायबिटिक बना दें, ठीक है। या उस पॉपुलेशन का हो ही ना, वो किसी और पॉपुलेशन का हो, मेहमान आया हो, तब भी आप उसको पार्ट बना दो, ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी फिर, ठीक है। तो सैंपल जो है वो क्या होता है, एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक पार्ट होता है ओवरऑल पॉपुलेशन का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये भी कोई जनरल चीज है। अच्छा स्टेटिस्टिक्स दो तरह की हो सकती हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल।
अब डिस्क्रिप्टिव कहते हैं इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन एंड डिस्प्ले ऑफ डाटा इनटू टेबल, ग्राफ एंड समरी नंबर। ठीक है। अगर आप जो डाटा है उसको आप टेबल्स की, ग्राफ्स की या समरी नंबर की फॉर्म में, सच एज एक्स, एस, आर, पी, ये डिफरेंट हैं जिसमें यहाँ अभी मैंने देखे हुए थे यहाँ पे एक्स, एस और आर वगैरह ना, ये डिफरेंट होते हैं। तो ये बेसिकली डाटा की ऑर्गेनाइजेशन, डाटा ऑर्गेनाइज करने में, उसकी समरी देने में, और उसके बाद अब जब आप समरी दे देते हो तो उसके बाद प्रेजेंट करना होता है डाटा। ये 3 पॉइंट थे ना डेफिनेशन में स्ट्रेटेजी की। तो उसमें से उसने देखा ऑर्गेनाइजेशन, समरी, डिस्प्ले ऑफ डाटा इनटू टेबल। अब जब आप डाटा को टेबल्स, ग्राफ्स और समरी वगैरह की फॉर्म में डिस्प्ले करोगे तो उसको आप क्या कह दोगे? समराइजेशन। ठीक है। तो ये समराइजेशन का जो प्रोसेस है दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जो इन्फ्रेंशियल होती हैं ये सैंपल की इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ओवरऑल सारी पॉपुलेशन का डाटा इस्तेमाल नहीं किया जाता, सच एज एक्स, एस, आर, पी, टू ड्रा इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन। अब इसके अंदर आप क्या करते हो? ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन के मतलब एक अजम्पशन देते हो, एक व्यू देते हो कि इसके मतलब ये है। तो डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव ओवरऑल सारी पॉपुलेशन स्टडी करोगे, उसके बाद उस डाटा को ऑर्गेनाइज करके, समराइज करके, और फिर टेबल, ग्राफ और समरी वगैरह की फॉर्म में इसको डिस्प्ले करोगे। इन्फ्रेंशियल के अंदर आप सैंपल को ऑब्जर्व करते हो और उन सैंपल की जो वैल्यूज आती हैं उसको ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन पे आप क्या कर देते हो? अप्लाई कर देते हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल। व्हाट इज अ वेरिएबल? अ वेरिएबल बेसिकली इज एनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, प्लेस टू प्लेस, और ओवर टाइम इज नोन एज वेरिएबल। जैसे वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज ड्यूरिंग योर रिसर्च और ड्यूरिंग द स्टैट थिंग, आपको पता होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि टाइम टू टाइम वेरी करेंगी। ठीक है। और प्लेस टू प्लेस वेरी कर देंगे टाइम। ठीक है। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज। अब अगर कोई चाय पीता है तो नंबर ऑफ कप ऑफ टी वेरी कर सकते हैं। कोई कोई दिन में 2 पीता होगा, कोई 6 पीता होगा, तो दैट इज अ वेरिएबल। अगर किसी का वेट है, अब वेट आज और है, 2 हफ्ते बाद चेंज भी हो सकता है, तो वेट इज अ वेरिएबल। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जगह से जगह भी चेंज हो जाती हैं चीजें। ठीक है। आपके एट्रीब्यूट्स, आपके जो डिफरेंट जो लाइक वजन भी, इवन दैट अगर आप यहाँ पे करते हो अपने लेवल पे, फैसलाबाद वगैरह वाले लेवल पे, तो यहाँ पे और आता है। अगर आप प्लेस चेंज करते हो पहाड़ों वाली साइड पे चले जाते हो तो वजन और आता है। ठीक है। तो इस तरह जो है वो जो चीज़ वेरी कर सकती है दैट इज टर्म्ड एज वेरिएबल। जैसे उसने कहा मार्क्स, एज, हाइट, जेंडर, टेम्परेचर, सेल्स, रेवेन्यू, हर चीज़ जो है इनमें वेरी कर सकती है। ठीक है। तो इनको आप कहते हो अ वेरिएबल। अ वेरिएबल जो है 2 तरह का हो सकता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल के अंदर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक विच वेरीज इन क्वालिटी नॉट न्यूमेरिकली। ठीक है। ऐसी ऐसी तमाम क्वालिटी जिनमें न्यूमेरिकल वर्ड, न्यूमेरिकल मैथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 4, 5, 7 नंबर का नंबर गेम नहीं है। ठीक है। तो वो सारी की सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो जो सारी सारी वेरिएबल्स हैं दैट आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, लाइक आई कलर। अब आई कलर जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, लेकिन इसको आप मेजर नहीं कर सकते, कितना मेजर, कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 10 का फर्क है, 20 का फर्क है, ऐसा नहीं कर सकते। तो डेट इज द क्वालिटेटिव। एजुकेशन लेवल है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है। कितना पढ़े हो, तो उसमें जो कहते हैं ना कि एमएससी कर ली, ग्रेजुएट है, ठीक है, तो दैट इज क्वालिटेटिव। बिहेवियर, अब बिहेवियर को कोई नंबरों में बता सकता है जी ये 10 गुस्से वाला है, ये 20 गुस्से वाला है, नहीं। वो बहुत गुस्से वाला है, इसके लेवल्स होते हैं। ठीक है। बिहेवियर वगैरह, क्वालिटी, डिजाइन, परफॉर्मेंस डिफरेंट, ये क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव के अंदर हमारे पास 2 आ जाते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। डिस्क्रीट वो होता है जिसके अंदर फ्रैक्शन नहीं आ सकती। ठीक है। डिस्क्रीट कौन होता है? जिसके अंदर फ्रैक्शन नहीं आ सकती। लाइक अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने कहे हैं तो या तो 11 होंगे या 12 होंगे, 11.5 नहीं हो सकते। ठीक है। 12.5 नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें जो हैं ये जो डिस्क्रीट हैं दे आर फ्रैक्शनलेस, ये पॉइंट्स में बात नहीं करते। ठीक है। जैसे आगे नंबर ऑफ चेयर्स हैं, अब नंबर ऑफ चेयर 10 होंगी, 20 होंगी, 30 होंगी, 24, 25 हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 24.5 कुर्सियाँ। ठीक है। तो इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं दे आर डिस्क्रीट। इसी तरह अगर आप दूसरी साइड पे जाते हो तो कॉन्टिन्यूस है, उसके अंदर क्या है? हाइट, वेट, मार्क्स, अब ये वेरी कर सकते हैं। अब हाइट देखो, 16.1, अब 0.1 या 0.2 या 16.5। ठीक है। तो 70.9। तो ये पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही है, तो और दूसरा ये है कि ये मतलब पॉइंट्स में अगर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूस है, ऐसे ब्रेक नहीं आ रही। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या है? 10 के बाद 11 ही आएगा, 11 के बाद 12 ही आएगा। लेकिन कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या है कि 10 के बाद 10.1, 10.2 ये भी आ सकता है। ठीक है। तो उसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं। और जो ये दो पहले वाली जो मिसाल दी थी देवर डिस्क्रीट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेजरमेंट।
The process of assigning number or label to object, person, state, or event in accordance with specific logically accepted rules for representing quality, quantities or qualities of the attribute or characteristic. मेजरमेंट कहता है कि ऐसा एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट के अंदर बच्चे ये था कि जो आपके ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, रुक तो मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव के अंदर डिस्क्रीट है और कॉन्टिन्यूस है। डिस्क्रीट वो होते हैं, वो तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर पॉइंट्स का तस्वर नहीं होता, ठीक है। पॉइंट्स या मतलब जिसे अपने फ्रैक्शन कहते हैं ना, वो नहीं होती। नंबर ऑफ स्टूडेंट है, या 9 होंगे या 10 होंगे 11 होंगे, फिक्स नंबर आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 10.5 नंबर, ठीक है, या 10.5 स्टूडेंट, सॉरी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ चेयर्स, 10 कुर्सियां या 11 हैं, 11.5 नहीं हो सकती, 10.5 नहीं हो सकती, सेंटर में पॉइंट पॉइंट नहीं आ सकता इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ भी फिक्स है, बर्थ भी फिक्स है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट या 10 होंगे या 20 होंगे, 30 40 हो सकते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस कोई चीज नहीं चल रही कि 10.1, 10.2, 10.3 एक्सीडेंट हो गए, नहीं। कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होता है, जो ये थी डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होता है कि वेरिएबल जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, ठीक है। अभी अगर जैसे टाइम चल रहा है, तो अभी टाइम है 9:40। अब इसके बाद हो जाएगा 9:41, और बीच में सेकंड्स भी हैं, तो सेकंड, जब तक सेकंड इंक्लूड नहीं कर रहे तब तक ये डिस्क्रीट वैल्यू है। जब सेकंड इंक्लूड कर लोगे तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन चेंज कॉन्टिन्यूस आ रहा है। वेट देखो, कोई भी हो सकता है, रैंडम भी। आप देखोगे वेट, जब भी देखोगे तो क्या होगा, कभी जो है ये 40.5 भी हो सकता है, 40.7 भी हो सकता है, 46 7 जितना भी है, ठीक है। तो ये भी कॉन्टिन्यूस भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी हैं, टाइम कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। तो अगर आप, मैंने वही कहा कि अगर आप टाइम को सेकंड्स के हवाले से देख रहे हो तो ठीक है। अगर घंटों में देखोगे, ठीक है, तो भी किस में आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। किस तरह, घंटों के हिसाब से देखोगे, 6:10 11 मिनट 12 मिनट 13 मिनट, तो ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है, ठीक है। घंटे के हिसाब से। जब मिनट्स के हिसाब से देख रहे हो, मिनट और सेकंड का बैच बना के, इकट्ठे बना के, ठीक है, 10 मिनट 15 सेकंड, 10 मिनट 16 सेकंड, तो ये फिर कॉन्टिन्यूस है। अकेले को देखोगे तो वो डिस्क्रीट चला जाएगा, और वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अकेले से मुराद है खाली मिनट देख लो, 10 मिनट 11 मिनट 12, अब 12 के बाद 13 ही आएंगे, ठीक है। तो आपने इसको कंटिन्यूस में ही रखना है। ये भी हमारा हो गया द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर और लेबल टू ऑब्जेक्ट पर्सन स्टेट और इवेंट इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिक लॉजिकली एक्सेप्टेड रूल फॉर रिप्रेजेंटेड क्वांटिटीज और क्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट और करेक्टरिस्टिक। वो कहता है कि ऐसा एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ऑब्जेक्ट पर्सन स्टेट या इवेंट, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो, जिसके मुतालिक आप डाटा ले रहे हो, उसके उसको नंबर देते हो, ठीक है। in accordance with specific logically accepted rules for representing quantity or quality of attribute or characteristic। attribute और characteristic से मुराद है कोई भी आपने एक खसूसियत जो है वो एक पॉइंट आउट कर लिया, उसके मुतालिक जो उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी। जैसे अगर आपने आई कलर देख लिया, तो आई कलर क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, कितने लोग हैं आई इस आई कलर के, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी आप उसके अंदर देखते, तो उनको रूल्स के मुताबिक जब उनको नंबर असाइन करना। देयर आर एक्चुअली 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। कितने लेवल के मेजरमेंट हैं, 4 लेवल के। इन चारों की अगर हम बात करते हैं, देयर आर 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट के 4 तरीकेकार हैं यहाँ पे, जिनमें पहला जो है दैट इज नॉमिनल। नॉमिनल स्केल आर यूज फॉर लेबलिंग वेरिएबल विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू। इनको आप सिंपल लेबल कह सकते हैं। जो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर क्वांटिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। जिसमें अभी हमने क्या किया था, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की बात की थी, तो उनके लिए जो स्केल इस्तेमाल किया जाता है, दे आर नॉमिनल स्केल, और इनको सिंपली लेबल कह सकते हैं। नॉमिनल स्केल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नो ओवरलैप कैटेगरी वेयर ऑर्डर टू द कैटेगरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं कि ये बेसिकली नॉमिनल स्केल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ये ओवरलैप नहीं करते कैटेगरीज वेयर ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं पॉइंट को डिटेल में बाद में बताऊंगा, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ इस पॉइंट से, ठीक है। इसको बाद में बता देता हूँ। जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस। अब ये ऐसे जेंडर है तो मेल या फीमेल है, नंबर की बात नहीं है इसके अंदर। रिलीजन है, इस्लाम होगा, सिख है, हिंदुइज्म है, ठीक है, नंबर की बात नहीं है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। मैरिटल स्टेटस है, पॉलिटिकल एफिलिएशन है, आई कलर वगैरह है, ये सारे के सारे जो है वो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, इस वजह से ये नॉमिनल स्केल के अंदर आएंगे, ठीक है। Ordinal. With ordinal scale, it is the order of the values is what's important and significant, but the difference between each one is not really known.
वो कहते हैं कि इसके अंदर एक ऑर्डर होता है। पहले वाले के अंदर क्या था, सॉरी ऊपर वाला पॉइंट बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि इसके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वेयर और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे कैटेगरीज का ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है। जेंडर है मेल फीमेल, फीमेल पहले आ सकती है, मेल बाद में आ सकता है। ठीक है। रिलीजन है, आप कोई भी रिलीजन एक लिस्ट बनाते हो, कोई भी रिलीजन पहले लिख दो, कोई भी बाद में लिख दो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसका। ठीक है। तो इसके अंदर जहाँ पे कैटेगरीज की कोई ऑर्डर या कोई एक प्रॉपर लेआउट जरूरी नहीं है, वहाँ पे नॉमिनल स्केल अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन जब आप ऑर्डिनल की बात करते हो तो ऑर्डिनल के अंदर एक, वो कहते हैं कि एक लेआउट तो प्रॉपर होता है, लेकिन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम ये आपको नहीं पता। ठीक है। पहले वाले के अंदर क्या था, आई कलर था ना, अब किसी का येलो है, फर्ज करो किसी का ग्रीन है और किसी का ग्रे है, तो यू हैव द ग्रेट डिफरेंस, एक ग्रे आइज वाली है, दूसरी ग्रीन आइज वाली है, तो देर इज अ डिफरेंस, आपको पता लग गया क्या डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनल के अंदर कहता है कि वैल्यूज का ऑर्डर होता है। पहले वाले में ऑर्डर नहीं था, आप ग्रीन पहले, ग्रीन वाली को पहले देख लो, ग्रे वाले को बाद में देख लो, तो देर इज वो कोई ऐसा चीज नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपने किसी को अगर कहना है कि इसके अंदर क्या है कि वैल्यूज का ऑर्डर है, डिफरेंस उसके अंदर कितना है ये नहीं पता। ठीक है। ऑर्डर है लेकिन डिफरेंस वैल्यूज की, दो वैल्यूज के दरमियान कितना डिफरेंस है, नो वन नोज। जैसे वो कहते हैं पुअर, फेयर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब फेयर कभी भी पुअर से पहले नहीं आ सकता, गुड कभी भी सबसे एंड पे नहीं जा सकता। ठीक है। तो देर इज अ फ्लो, अब इसके अंदर इस ऑर्डर को आप खराब नहीं कर सकते। लेकिन दोनों के दरमियान पुअर और फेयर के अंदर क्या डिफरेंस है, नो वन नोज, किसी को नहीं पता। ठीक है। तो आपके मुताबिक पुअर क्या है और फेयर क्या है, और बाकियों के मुताबिक पुअर और फेयर क्या है, वेरी कर सकता है। ठीक है। एक टीचर के मुताबिक पुअर और फेयर का मतलब क्या है, मेरे मुताबिक पुअर और फेयर का मतलब क्या होगा, वेरी कर सकता है। ठीक है। तो दो चीजों के दरमियान एक्चुअल डिफरेंस क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस, वो नहीं हमें पता। लेकिन हाँ ये जानते हैं कि जो वैल्यूज हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो क्वालिटीज हैं, उसका एक फ्लो होगा, वो आगे पीछे नहीं हो सकती, ऑर्डर मेंटेन रहेगा। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वेरी गुड इज बेटर देन गुड, यही जो बात मैंने भी की। लेकिन क्या डिफरेंस है वेरी गुड और एक्सीलेंट के दरमियान, नो वन नोज, हमें नहीं पता। Therefore, it is logical ordering of example. For example, cricket team standings in ICC ranking. अब क्रिकेट टीम की जो स्टैंडिंग है आईसीसी रैंकिंग में, यू कैन नॉट चेंज दैट। जो हाई लेवल वाले हैं वो सबसे ऊपर आएंगे, जो नीचे वाले हैं वो उससे नीचे आएंगे, जो हल्के हैं वो उससे नीचे आएंगे। ठीक है। ऑर्डर नहीं आप चेंज कर सकते। ठीक है। अब जिस तरह वो कहते हैं ना कि ये सबसे अच्छे प्लेयर हैं, उसके बाद ये थोड़े से हल्के प्लेयर हैं। अब सबसे अच्छे प्लेयर में क्या क्वालिटीज हैं, किस तरह वो सबसे अच्छा है, नो नो, बस वो उसके एक करियर को एक्सेस कर लेते कि ही इज वेरी गुड, कितना गुड है, आप उसको नहीं असेस कर सकते कि ये इतना गुड है, ये फलां प्लेयर से इतना अच्छा है। ठीक है। ऐसे नहीं आप कर सकते। स्टूडेंट के ग्रेड्स हैं, अब ग्रेड A B C D होता है। ठीक है। A B से कितना अच्छा है, सिर्फ ABCD, परसेंटेज नहीं आपको बताई। अब ए जो है बी से कितना अच्छा है, किसी को नहीं पता। बी सी से कितना अच्छा है, नहीं पता। ठीक। इंटरवल, इंटरवल स्केल आर न्यूमेरिकल स्केल इन विच वी नो नॉट ओनली द ऑर्डर बट आल्सो एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज। अब पहले वाले के अंदर क्या था, जो पहला हमने किया था उसके अंदर वो कह रहा था कि हमें जो है न्यूमेरिकल डाटा है, पहले वाले के अंदर क्या था कि विदाउट एनी क्वांटिटेटिव, पहले वाले का हमारे पास क्या था, क्वालिटेटिव डाटा था, लेकिन ऑर्डर की कोई परवाह नहीं थी। दूसरे के अंदर हमारे पास ऑर्डर वाज मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन डिफरेंस हमें कोई नहीं था पता कि दो वैल्यू, दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान कितना डिफरेंस है। अब जो इंटरवल आई है इसके अंदर एक तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और दूसरा हमें ये भी पता है कि जो असल दो वैल्यूज के दरमियान एग्जैक्ट डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है। जैसे वो कहते हैं कांस्टेंट इंटरवल साइज होता है, नो ट्रू जीरो, देयर इज नो सच थिंग दैट थिंग एज नो टेम्परेचर। अब इंटरवल के अंदर ऐसा कुछ ही नहीं होता ट्रू जीरो, जीरो टेम्परेचर नहीं, यानी कि इसके अंदर जीरो वैल्यू नहीं आएगी। जैसे टेम्परेचर होता है ना, अब 1 डिग्री और 2 डिग्री के दरमियान क्या फर्क है, आपको पता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री फर्क है, आपको पता है टेम्परेचर। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा आज जो है टेम्परेचर है ही नहीं। ठीक है। तो ऐसा ट्रू जीरो वाली कंडीशन इसके अंदर अवेलेबल नहीं होती कि आप कहें आज तो टेम्परेचर ही नहीं है, 0 डिग्री इज स्टिल अ टेम्परेचर। ठीक है। आप ऐसा कह दो कि आज टेम्परेचर ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसके अंदर वो कहता है कि इसके अंदर कोई ट्रू जीरो नहीं होता। विद इंटरवल डाटा वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बट कैन नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसके अंदर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे टेम्परेचर की मिसाल उसने दी है, अब टेम्परेचर जो है वो क्या है, एक इंटरवल है। तो अब इसके अंदर ये नहीं है कि अगर मैं पूछता हूँ कि अगर कल का टेम्परेचर क्या होगा, तो या तो 2-3 डिग्री बढ़ गया होगा, 2-3 डिग्री कम हो गया होगा, इससे ज्यादा क्या डिफरेंस होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपको कहूँ कि कल का टेम्परेचर क्या होगा, आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, कल दुगना होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई नहीं करते। इस तरह IQ स्कोर है आपका, कम या ज्यादा होता है
मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता। और शू साइज भी या तो 42 नंबर नहीं आया तो 43 ले आए, 44 ले आए, इस तरह नहीं करेंगे 42 × 4। ठीक है। रेशो, ये चौथी थी। रेशो स्केल टेल्स अस अबाउट द ऑर्डर, दे टेल अस एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन यूनिट्स एंड दे आल्सो हैव अ ट्रू जीरो पॉइंट। अब ये सबसे अच्छी वैल्यू, सबसे जो थर्ड फोर्थ पॉइंट है, ये इसमें सारी क्वालिटीज हैं। क्या है कि एक तो ऑर्डर को भी फॉलो करती है, एग्जैक्ट डिफरेंस भी बताती है, और ट्रू जीरो वाला पॉइंट भी है उसको भी फॉलो करती है। ठीक है। ट्रू जीरो पॉइंट तो क्या है कि इसके अंदर वो वैल्यूज आएंगी जिनकी जीरो हो सकता है। ठीक है। हाइट जीरो भी हो सकती है, वेट जीरो भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन टेम्परेचर का भी जीरो नहीं आपने सुना होगा। ठीक है। ये तो आई थिंक मैंने आप लोगों को इसकी असाइनमेंट सेंड की थी ना। देखें, वो कहता है कि आप कंसिडर द डाटा अबाउट जेंडर ऑफ 10 स्टूडेंट। ये 10 स्टूडेंट का हमारे पास डाटा है कि मेल है मेल, फीमेल है मेल, मेल फीमेल ये वगैरह है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द अबव डाटा एंड योर रिजल्ट, मेक एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। तो इसके अंदर आप वो कहता है कि आपने ये करना है। अब मेल जो है इसके अंदर 7 थे, फीमेल कितने थी? 3 थी। ये हमने फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किया? काउंट करके। फीमेल कितनी है? 1 2 और 3, और टोटल कितने वैल्यूज थी? 7। ठीक है। 7 3 का जो है वो इसके अंदर आ गया। अच्छा, इसके बाद, सॉरी, अब मैंने किधर निकल गया। हाँ, यहाँ पे है, सॉरी, वो क्लिक ज़्यादा आगे हो गया, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कि एक फीमेल, 2 फीमेल और तीन फीमेल है, तो ये डाटा हमने लिखते फ्रीक्वेंसी, जेंडर, उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिखी। मेल कितने थे पूरे डाटा में? 7, और फीमेल कितनी थी? 3। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बेसिकली आप इस सारों को सम करते हो। ठीक है। जो जितनी फ्रीक्वेंसी आती है उसको सम करते हो, और जो असल फ्रीक्वेंसी होती है 7 है ना, डिवाइड बाय 10 कर दोगे, 3 डिवाइड बाय 10 कर दोगे। तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी सम होता है उसको पर वैल्यू के साथ डिवाइड करते जाते हो। 7/10, 3/10, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या आ गई वैल्यू? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई 1.0। अब जो आपकी फ्रिक्वेंसी है उसको आप सिंपली फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को आप जब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो है वो परसेंटेज फ्रिक्वेंसी भी मिल जाएगी। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जो पहला पार्ट उसने कहा है ना कि आपने 3 चीज़ें बतानी है: फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रिक्वेंसी ऑफ द अबव डाटा एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई, परसेंटेज फ्रिक्वेंसी आ गई। और इसका जो चार्ट बनाया है वो सिंपली एक बार चार्ट है जिसके अंदर 3 खाने, यानी कि इधर से आपने दे दिया 0 1 2 3 4, नीचे मेल और फीमेल लिख दिया। तो ये जो पहला है ये 3 तक, यानी कि इसके वैल्यू है। और ये जो है वो 7 तक है, 7 और 3 10, और ये आपका जो है पूरा हो गया। ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अच्छा, ये इसी तरह यहाँ पे दूसरी जो एग्जांपल वो देता है कि ये आपके पास डबल डाटा आ गया। ठीक है। पहले वाले पे क्या था आपका? सिंगल डाटा, मेल है या फीमेल है। इधर आपके पास डबल डाटा आ गया कि एक तो मेल फीमेल और ऊपर से उनके सेक्शन अलग अलग हैं। मेल ए का, फीमेल ए की, मेल ए का, मेल बी का, फीमेल बी की, मेल बी का। ठीक है। तो इस तरह आपने करना है। अब इसका क्या है कि कंस्ट्रक्ट द क्रॉस टेबुलेशन ऑफ द अबव डाटा एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट, आल्सो मेक एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। तो हम इधर चलते हैं इस तरह, सेक्शन ए बी, इस बार उसने 2 सेक्शन बना दिए और मेल और फीमेल अलग कर दिए। अब जो क्या होगा कि बाहर से, सॉरी, हमने देखा यहाँ से काउंट करना है कि मेल ए से कितने हैं। ठीक है। सेक्शन ए से सेक्शन बी को उसने बना दिया और यहाँ पे मेल फीमेल लिख दिया। तो सेक्शन ए के मेल इधर लिख दिए, सेक्शन बी के मेल इधर लिख दिए। इसी तरह सेक्शन ए की फीमेल जितनी आई थी वो यहाँ लिख दी, इसी तरह सेक्शन बी की जितनी फीमेल आई थी वो यहाँ पे लिख दी। ठीक है। अच्छा, ये हमारे आगे। अब इनको